इमेजिन कीजिए आपने भगवान श्री राम के चरणों में 101 रुपये चढ़ाए, या फिर 11,000, या अपने परिवार का कोई छोटा सा आभूषण सोने का। उस दान के साथ आपने सिर्फ पैसा नहीं दिया, आपने अपना विश्वास भी समर्पित किया। अब जरा सोचिए, अगर एक दिन ऐसी खबर आए कि उसी दान की सुरक्षा और हिसाब किताब पर सवाल उठ रहे हैं, तो आपकी पहली प्रक्रिया क्या हो? क्या आप उस खबर को तुरंत सच मानकर यकीन कर लेंगे, या कहेंगे कि जब तक कोर्ट फैसला ना दे किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता? शायद दोनों बातें सही हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं, ये कहानी है आस्था, जवाबदेही और कानून, तीनों की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कथित तौर पर कितना पैसा गायब हुआ। सवाल यह है, अगर इतनी कड़ी सिक्योरिटी, सीसीटीवी, मल्टीपल वेरिफिकेशन और बैंकिंग सिस्टम मौजूद था, तो शक पैदा कैसे हुआ? और हैरानी की बात यह है कि पहला सवाल किसी पत्रकार ने नहीं उठाया, बल्कि रिकॉर्ड के भीतर छुपी कुछ असामान्य एंट्री ने उठाया। यहीं से शुरू होती है आज की कहानी। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में एक ऐसा दिन जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्त दशकों से कर रहे थे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरा देश जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। देश ही नहीं, दुनिया भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे और उनके साथ आई श्रद्धा, प्रार्थनाएं, करोड़ों रुपए के दान। किसी ने 10 रुपए चढ़ाए, किसी ने अपने जीवन भर की बचत, तो किसी ने सोना, चांदी, बहुमूल्य आभूषण भगवान श्री राम को समर्पित कर दिए। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र था। लेकिन लगभग 2.5 साल बाद इसी मंदिर से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिससे पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या भक्तों के दान में गड़बड़ी हुई थी? क्या डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम में कहीं कोई चूक हो गई थी? या फिर ये सिर्फ शुरुआती आशंकाएं थी जिसकी सच्चाई अभी जांच और अदालत के सामने आनी बाकी है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश है ये डॉक्यूमेंट्री। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यह है डॉक्यूमेंट्री सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जांच एजेंसियों की कार्यवाहियों, कोर्ट रूम में चल रहे घटनाक्रमों और प्रतिष्ठित समाचार संस्थानों की रिपोर्ट पर आधारित है। जहां भी किसी आरोप, जांच या बरामदगी का उल्लेख किया गया है, उसे उसी रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्णय केवल सक्षम न्यायालय ही करेगा। राम मंदिर बनने के बाद हर दिन हजारों श्रद्धालु डोनेशन बॉक्सेस में नकद राशि डालते थे। कई लोग QR कोड के माध्यम से डिजिटल डोनेशन भी करते थे। दान में नकदी के अलावा सोना, चांदी और विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती थी। इतनी बड़ी मात्रा में आने वाले दान को सुरक्षित रखने के लिए एक सिस्टम बनाया गया था। डोनेशन बॉक्सेस थे, कैश काउंटिंग रूम्स थे, सीसीटीवी सर्विलांस थे, मल्टीपल टाइम वेरिफिकेशन होती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे देश के सबसे बड़े बैंक की निगरानी थी वहां पर, और तय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फिक्स थे। कागजों पर पूरी व्यवस्था बेहद मजबूत दिखाई देती थी। लेकिन जून 2026 में डोनेशन रिकॉर्ड्स की नियमित जांच के दौरान कुछ एंट्रीज ने अधिकारियों का ध्यान खींचा। शुरुआत में ये सामान्य अकाउंटिंग एरर माना गया, लेकिन जब रिकॉर्ड दोबारा मिलाए गए तो संदेह और गहरा हो गया। यहीं से यूपी सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन किया। शायद उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह जांच आने वाले दिनों में देश की सबसे चर्चित फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस में से एक बन जाएगी। सरकारी आदेश के अनुसार SIT की जांच शुरू हुई। शुरुआत में किसी ने भी नहीं सोचा था कि मामला इतना बड़ा रूप ले लेगा, लेकिन जैसे जैसे रिकॉर्ड्स की जांच आगे बढ़ी, अधिकारियों को महसूस हुआ कि यह सिर्फ अकाउंटिंग एरर का मामला नहीं हो सकता। अब जांच का दायरा तेजी से बढ़ने लगा। SIT ने डोनेशन बॉक्सेस, कैश काउंटिंग प्रोसेसेस, सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड्स और ड्यूटी एंट्री सब की बारीकी से जांच की। हर एंट्री, हर सिग्नेचर, हर मूवमेंट दोबारा वेरीफाई किया जाने लगा। यही जांच के शुरुआती चरण में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार कुछ सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध ही नहीं थे, कुछ रिकॉर्ड्स एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे थे, और कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी कि SOP जिन्हें नियमित रूप से फॉलो किया जाना था, उनकी पालन होने पर भी सवाल उठ रहे थे। यहीं से जांच ने एक नया मोड़ ले लिया। अब सवाल सिर्फ पैसों का नहीं था, सवाल था अगर इतना मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम मौजूद था तो उसके बावजूद कथित गड़बड़ी हुई कैसे? और इससे भी बड़ा सवाल था, क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या किसी प्री डिसाइडेड तरीके से सिस्टम का दुरुपयोग किया गया? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते तलाशते SIT रिकॉर्ड्स से निकलकर उन लोगों तक पहुंची जो रोज भक्तों के दान की काउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा थे। यही से कुछ नाम जांच के दायरे में आने लगे। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार SIT ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर यादव
जिन्हें टिन्नू यादव के नाम से भी जाना जाता है, शामिल हैं। इन सभी मामलों में न्यायिक प्रक्रिया जारी है और किसी भी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्णय केवल कोर्ट ही करेगा। लेकिन जांच एजेंसियों के सामने असली सवाल कुछ और थे। इन लोगों की भूमिका क्या थी? रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ कर्मचारी डोनेशन काउंटिंग टीम का हिस्सा थे, कुछ डोनेशन बॉक्सेस की हैंडलिंग और मूवमेंट से जुड़े हुए थे। वहीं सुभाष श्रीवास्तव को काउंटिंग प्रोसेस का प्रभारी बनाया गया था। इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स में टिन्नू यादव के पास डोनेशन बॉक्सेस की चाबियों तक पहुंच होने तक का उल्लेख किया गया है। अगर जांच में ये बातें सही साबित होती है तो वही यह बिंदु है जहां एसआईटी का संदेह और गहरा हो गया। लेकिन किसी का नाम सामने आ जाना अपराध साबित नहीं करता। जांच एजेंसियों को चाहिए थे ठोस सबूत और सबसे पहले उनका ध्यान गया उस पूरी प्रक्रिया पर जिसके भरोसे हर दिन करोड़ों श्रद्धालु का दान गिना जाता था। राम मंदिर में डोनेशन काउंटिंग के लिए विस्तृत एसओपी बनाए गए थे। पॉकेटलेस यूनिफॉर्म होनी चाहिए थी, सिक्योरिटी चेक होने चाहिए थे, मल्टीपल वेरिफिकेशंस होनी थी, बैंक ऑफिशियल्स की मौजूदगी जरूरी थी और लगातार सीसीटीवी मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाएं उसी का हिस्सा थी। लेकिन जांच में दावा किया गया कि इनमें से कुछ प्रक्रियाओं का पालन हर बार पूरी तरह से नहीं हो रहा था। कुछ कर्मचारियों की तलाशी नियमित रूप से नहीं ली जा रही थी, पॉकेटलेस यूनिफॉर्म का उपयोग हमेशा नहीं हो रहा था और कुछ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स भी उपलब्ध ही नहीं थे। यही से एक नया सवाल सामने आया, क्या ये केवल प्रशासनिक कमियां थी या किसी बड़े खेल की शुरुआत? इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कथित तौर पर डोनेशन काउंटिंग से जुड़े कुछ कर्मचारियों को हटाने की पहले ही सिफारिश की थी। बताया गया है कि उनके कामकाज को लेकर संदेह व्यक्त किया गया था। हालांकि इन रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें तुरंत हटाया नहीं गया। यह दावा बाद में राजनीतिक बहस का विषय भी बना। लेकिन जांच एजेंसियों के लिए असली सवाल था, अगर किसी को वास्तव में डोनेशन प्रोसेस का दुरुपयोग करना होता तो वो करता कैसे? पूरा डोनेशन बॉक्स गायब करना लगभग असंभव था। हर मूवमेंट पर कई लोगों की नजर है, तो फिर कथित तौर पर पैसा बाहर कैसे निकाला गया? यही जांच एजेंसियों ने एक संभावित मोडस ऑपरेंडी सामने रखा। एसआईटी और पुलिस के अनुसार कुछ आरोपी काउंटिंग के दौरान थोड़ी थोड़ी नकदी अपने कपड़ों, मोजों और जेबों में छुपाने का प्रयास करते थे। यह जांच एजेंसियों का आरोप है, इसकी न्यायिक पुष्टि अभी शेष है। अगर यह आरोप सही साबित होता है तो यही वजह थी कि बाद में पॉकेटलेस यूनिफॉर्म का मुद्दा जांच का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। लेकिन अभी एक और सवाल बाकी था, अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो सीसीटीवी में दिखा क्यों नहीं? यही जांच फिर डिजिटल एविडेंसेस की ओर मुड़ी। एसआईटी के अनुसार कुछ सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट होने की आशंका जताई गई। इसके बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद ली गई ताकि डिलीटेड डाटा रिकवर किया जा सके। अगर यह डिजिटल एविडेंसेस अदालत में स्वीकार होता है तो पूरे मामले की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण सबूतों में से एक हो सकता है ये। लेकिन अभी तक इसकी न्यायिक जांच और परीक्षण बाकी है। इसी बीच एसआईटी ने महसूस किया कि केवल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी पर्याप्त नहीं होंगे। अगर कथित तौर पर पैसे निकाले गए हैं तो उनका कोई ना कोई फाइनेंशियल ट्रेल जरूर होना चाहिए और यही से जांच ने एक नई दिशा बदल दी। अब अधिकारियों की नजर रिकॉर्ड से हटकर आरोपियों की जिंदगी पर थी। क्या उनकी आय और जीवन शैली में कोई ऐसा अंतर दिखाई देता है जो इस पूरी कहानी का अगला सुराग बन सके? अब तक जांच एजेंसियों के पास कुछ नाम थे, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स थे जिन पर सवाल उठ रहे थे और कुछ डिजिटल एविडेंसेस भी जांच के दायरे में आ चुके थे। लेकिन किसी भी फाइनेंशियल क्राइम इन्वेस्टिगेशन में एक सिद्धांत हमेशा महत्वपूर्ण माना जाता है, मनी ऑलवेज लीव्स अ ट्रेल। अगर कथित तौर पर दान की राशि में हेराफेरी हुई थी तो उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई देना चाहिए था। इसी सोच के साथ एसआईटी ने जांच का फोकस बदल दिया। अब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि आरोपियों की फाइनेंशियल प्रोफाइल, बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी एंड लाइफस्टाइल की भी जांच शुरू। रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के दौरान कुछ लोगों की संपत्ति और उनकी घोषित आय के बीच में असामान्य अंतर होने की आशंका व्यक्त की गई। कहीं नया मकान बन रहा था, कहीं महंगी एसयूवी दिखाई और कुछ मामलों में हाल के महीनों में जीवन शैली में अचानक बदलाव की बात भी सामने आई। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि महंगी कार या नया घर अपने आप में किसी अपराध का प्रमाण नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति की घोषित आय और उसकी संपत्ति के बीच असामान्य अंतर दिखाई देता है तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन स्वाभाविक रूप से उसी दिशा में आगे बढ़ती है। इसलिए जांच एजेंसियों ने बैंक अकाउंट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और संपत्तियों के स्रोत की जांच शुरू की गई। अब सवाल केवल यह नहीं था कि पैसा निकाला कि नहीं, सवाल ये था कि अगर निकाला तो कहाँ गया? बैंक में, प्रॉपर्टी में या फिर कैश के रूप में कहीं छुपा दिया गया? इसी दौरान जांच का एक और पहलू चर्चा में आया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के दौरान एक आरोपी के निजी खर्च भी एजेंसियों के ध्यान में आए। रिपोर्ट्स में कहा गया कि उसने अपनी एक महिला मित्र
जिसे कई न्यूज़पेपर्स ने गर्लफ्रेंड भी कहा, को महंगा स्मार्टफोन उपहार में दिया। इसके अलावा लगभग 2 लाख रुपए खर्च किए जाने या दिए जाने का उल्लेख भी कुछ रिपोर्ट्स में किया गया है। यह जांच एजेंसियों के दावों का हिस्सा है, लेकिन जांच यही नहीं रुकी। अब बारी थी सर्च ऑपरेशन। सार्वजनिक रिपोर्ट्स के अनुसार एसआईटी और पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की। इन तलाशी अभियानों के दौरान 77 लाख से अधिक नकदी बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई। इसके अलावा कुछ सोना, चांदी, विदेशी मुद्रा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और एक क्यूआर कोड आधारित डोनेशन बॉक्स भी जब्त किए जाने की बात रिपोर्ट में कही गई है। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, अब जांच केवल संदेह पर आधारित नहीं रह गई। जांच एजेंसियां कथित फाइनेंशियल ट्रेल को जोड़ने की कोशिश कर रही और तभी सामने आया इस पूरे मामले का सबसे चर्चित एंगल, सोना। आप सभी जानते हैं, राम मंदिर में लाखों श्रद्धालु केवल नकदी ही नहीं बल्कि सोने के आभूषण भी श्रद्धा से अर्पित करते हैं। इसी वजह से जब जांच के दौरान सोने को लेकर सवाल उठे तो पूरे देश का ध्यान इस मामले की ओर और अधिक गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसआईटी इस संभावना की जांच कर रही थी कि दान में मिले कुछ सोने के आभूषणों को पिघलाकर गोल्ड बिस्किट में बदल दिया गया हो। एसआईटी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस प्रोसेस के दौरान लगभग 6 से लेकर 8 लाख रुपए तक की वैल्यू का सोना कथित तौर पर गायब किया गया। अभी ये केवल जांच का एक एंगल ही है। अगर भविष्य में यह आरोप साबित होता है तो मामला केवल नकदी तक सीमित नहीं रहेगा। यह श्रद्धालुओं द्वारा आस्था के साथ अर्पित किए गए आभूषणों के साथ कथित दुरुपयोग का मामला भी बन सकता है। लेकिन इसी बीच एक और खबर ने सोशल मीडिया पर तेजी से अपनी जगह बनाई। दावा किया गया कि लगभग 5 करोड़ मूल्य की एक विशेष श्री रामचरितमानस भी गायब हो सकती है। यह खबर देखते ही देखते वायरल हो गई, लेकिन बाद में सार्वजनिक रिपोर्ट्स के अनुसार सत्यापन के दौरान यह धार्मिक धरोहर सुरक्षित पाई गई, यानी कि शुरुआती आशंका सही साबित नहीं हुई। यह घटना जांच का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। किसी भी हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन में शुरुआती जानकारी हमेशा अंतिम सच्चाई नहीं होती, इसलिए हर दावे की पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही संभव होती है। लेकिन एक सवाल अभी भी अनआंसर्ड था। अगर कथित तौर पर कैश निकला, अगर गोल्ड की जांच चल रही थी, अगर सर्चेस भी हो चुके थे, तो क्या पूरी कहानी यही खत्म हो जाती है? शायद नहीं, क्योंकि अब एसआईटी की नजर केवल आरोपियों पर नहीं थी। जांच का दायरा धीरे धीरे पूरे सिस्टम तक पहुंच चुका था। अब सवाल यह है कि इतने सारे सिक्योरिटी लेयर्स होने के बावजूद भी इतनी लंबी अवधि तक किसी को पता क्यों नहीं चला? क्या ये केवल कुछ व्यक्तियों का मामला था या सिस्टम में भी कहीं ऐसी कमियां थी जिससे कथित गड़बड़ी को संभव बनाया गया? यहीं से जांच एक और नए और अधिक सेंसिटिव स्टेज में एंटर कर चुकी है। जांच अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी थी। शुरुआत में ध्यान उन लोगों पर था जो डोनेशन काउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा थे, लेकिन अब एसआईटी एक बड़ा सवाल पूछ रही थी। अगर कथित गड़बड़ी हुई तो इतनी लंबी अवधि तक किसी को पता क्यों नहीं चला? यही सवाल जांच को व्यक्तियों से ऊपर आगे बढ़ाकर सिस्टम तक ले गया। क्या सिर्फ कर्मचारियों की भूमिका थी या डोनेशन मैनेजमेंट की पूरी व्यवस्था जांच के दायरे में थी? इसी दौरान कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कथित तौर पर डोनेशन काउंटिंग से जुड़े कुछ कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश पहले भी की थी। बताया गया कि उनके कामकाज को लेकर संदेह व्यक्त किया गया था। हालांकि इन रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें तत्काल हटाया नहीं गया। यही दावा बाद में सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा का विषय भी बना। लेकिन जांच एजेंसियों के लिए इससे भी इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन था, अगर ऐसी कोई चेतावनी पहले मिली थी तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या उसे गंभीरता से नहीं लिया गया या वह सिर्फ रिकॉर्ड तक सीमित रह गई? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। अब केवल कर्मचारियों से ही नहीं बल्कि मंदिर प्रशासन और डोनेशन मैनेजमेंट से जुड़े कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से भी पूछताछ की गई। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी अधिकारी से पूछताछ होना अपने आप में किसी अपराध का प्रमाण नहीं है। इसी दौरान एसआईटी के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया, क्या गड़बड़ी केवल हाल के महीनों तक सीमित थी या इसकी शुरुआत उससे पहले हुई थी? इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार पिछले 5 वर्षों के अकाउंट का री ऑडिट शुरू किया गया। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, रिकॉर्ड्स, बैंक एंट्रीज, डोनेशन फिगर्स को दोबारा मिलाकर यह समझना कि कहीं कोई असामान्य पैटर्न तो नहीं मौजूद है। लेकिन अब तक यह मामला केवल जांच एजेंसियों तक सीमित नहीं रह गया था। देश भर में इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी होने लगी थी। कुछ विपक्षी नेताओं ने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई इंक्वायरी और कोर्ट मॉनिटरिंग जैसी मांगे उठाई। दूसरी ओर सरकार का कहना था कि एसआईटी पूरी गंभीरता से अपना काम कर रही है और अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसी बीच कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने एक बात पर और जोर दिया,
अगर श्रद्धालुओं के दान में वास्तव में कोई हेरा फेरी हुई है तो दोषी चाहे जो भी हो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह सवाल सिर्फ अयोध्या का नहीं है। भारत में हर वर्ष मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों, चर्चों और अन्य धार्मिक संस्थाओं में श्रद्धालु हजारों करोड़ रुपए का दान करते हैं। ऐसे में क्या डोनेशन मैनेजमेंट सिस्टम को और आधुनिक बनाया जाना चाहिए? क्या रियल टाइम डिजिटल ट्रैकिंग, इंडिपेंडेंट ऑडिट, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी आर्चिविंग, एआई आधारित मॉनिटरिंग और मल्टी लेवल वेरिफिकेशन जैसी व्यवस्थाएं भविष्य में ऐसे विवादों को रोक सकती हैं? ये केवल एक इन्वेस्टिगेशन का सवाल नहीं है, यह पब्लिक ट्रस्ट का सवाल बन चुका है। इसी बीच जांच और भी आगे बढ़ रही थी। सार्वजनिक रिपोर्ट्स के अनुसार अब एसआईटी केवल गिरफ्तार व्यक्तियों तक सीमित नहीं थी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का भी दायरा बढ़ाया गया। कई बैंक अकाउंट्स की जांच शुरू हुई। कुछ रिपोर्ट्स में आरोपियों के साथ साथ उनके परिजनों के खातों की जांच भी किए जाने की जानकारी सामने आई है। जांच एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या कथित धन का कोई बैंकिंग ट्रेंड मौजूद है। इसी दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भी डोनेशन काउंटिंग सिस्टम में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए। अब समझिए 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने का ऑर्डर दिया था, तब एक बात कह दी गई थी कि एक ट्रस्ट जरूर बनाना है, क्योंकि हर बड़े मंदिर का, जैसे वैष्णो देवी, शिरडी साईं बाबा, तिरुपति मंदिर, सबके ट्रस्ट हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। आरटीआई से इन ट्रस्ट से इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है, एक ट्रांसपेरेंसी होती है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया? 2020 में एक ऑटोनॉमस ट्रस्ट बनाया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। इस ऑटोनॉमस ट्रस्ट का मतलब क्या था? गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये ट्रस्ट नहीं होगा, आरटीआई नहीं लगा सकती, पब्लिक अकाउंटिंग कोई नहीं होगी, ये ट्रस्ट अपने आप चलेगा। लेकिन देखिए, ये ऑटोनॉमस सिर्फ नाम था, लेकिन 15 में से 12 लोग किसके थे? बीजेपी गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हुए थे। वो चंपत राय आरएसएस और वीएचपी के इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर अनिल मिश्रा आरएसएस के अवध रीजन कोऑर्डिनेटर थे, सेल्स और परचेज संभालने वाले, और इनका ऑफिस डायरेक्टली डोनेशन काउंटर सेंटर के बगल में था। 2020 में कंस्ट्रक्शन के 7 महीने बाद एक प्राइवेट ऑडिट फर्म ने आकर चेक किए सारे अकाउंट्स उनके, और उन्होंने कहा ये हाईली अनप्रोफेशनल मैनेजमेंट है, जीरो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स हैं, ट्रांजैक्शन विदाउट प्रॉपर चेक हो रही है। अगर अभी ठीक नहीं किया गया तो चोरी होगी और घपले भी होंगे। ये वार्निंग थी, क्लियर वार्निंग। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, ऑडिट फॉर्म की फाइल दबा दी गई, सब भूल गए वार्निंग को। राम मंदिर ओपन हुआ 23 जनवरी 2024 को। तब से लेकर डेली 8 से 13 लाख रुपए डोनेशन के आते रहे। फेस्टिवल्स में ये 50-60 लाख तक हो जाते थे। ऑटोमेटिक काउंटिंग मशीन्स थी, सिक्योर फैसिलिटी थी, एसबीआई के साथ एग्रीमेंट भी हुए। लेकिन हायरिंग में क्या हुआ? एसबीआई को ऑर्डर दिया गया, हमारे लॉयलिस्ट रखिए। एक एक नाम बताए गए, जैसे कि मनीष यादव, चंपत राय के ड्राइवर के भतीजे, 12,000 की सैलरी थी उनकी। अनुकूल मिश्रा, डॉक्टर अनिल मिश्रा के जीजा, वाउचर बनाते थे। टीनू यादव, चंपत राय के पर्सनल ड्राइवर, वो खुद तो एक ऑटो चलाते थे, अब सब जगह उनका इन्वॉल्वमेंट हो गया। लव कुश मिश्रा को एक कार मैकेनिक से रिक्रूट किया गया। 50 लोग काउंटिंग रूम में थे उनके, इनके 24 लोग थे 50 में से। ऑफिशियली सिक्योरिटी सिर्फ पैसे गिनते थे, और उस काउंटिंग रूम में सब जानते थे एक दूसरे को। किसी का कोई नेफ्यू था, किसी का ब्रदर इन लॉ था, किसी का 5 साल पहले की जान पहचान थी। एक परिवार जैसी टीम थी। ऐसे परिवार जैसी टीम में किसी भी तरह की चोरी करना कितना आसान होता है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो चोरी के लिए क्या तरीका अपनाते थे ये? पहला तरीका था, शुरू में जो काफी सिंपल तरीका था, सीसीटीवी कैमरा को सामने से हटा देना, 500 रुपए की गड्डियां जेब में डाल लेना, वॉशरूम में छुपा देना, दिन खत्म, निकाल के चले जाना, कोई नहीं पता कर पाता था। और दूसरा तरीका था थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, डोनेशन बॉक्स से निकालते समय नोट मिक्स होते थे, 10, 50, 500 सब। पहले सेपरेट गड्डियां बनाई जाती हैं, 100 नोट हर गड्डी में होते हैं। फिर उन्होंने क्या ट्रिक निकाली, उन्होंने 100 की जगह 120 नोट डाल देना शुरू कर दिया, सिर्फ एक गड्डी में 120 नोट। मान लीजिए 500 रुपए की गड्डी, पहले इसमें 100 रुपए के नोट होते थे, यानी कि 50,000 की वैल्यू होती थी। अब इसमें 120 नोट डाले जाते थे जो 60,000 की वैल्यू बनाते थे। लेकिन वाउचर पर लिखा रहता था 50,000, जो कि अनुकूल मिश्रा बनाते थे। गड्डियों को बैंक ले जाने का काम रितेश, गगनदीप, टिन्नू, इन लोगों का था।
जब ये गड्डियों को बैंक लेके जाते थे तो ये 20 के एक्स्ट्रा नोट रास्ते में निकाल लेते। बैंक को सिर्फ 100 नोट मिलते और वो भी 50,000 के काउंट से मैच कर जाते। बाकी 20 नोट यानी 10,000 रुपए अपने बीच में बांट लेते। ये हर गड्डी के साथ होता था। हर दिन, हर शिफ्ट, महीनों तक ये होता रहा। मार्च 2026 में एसबीआई को सस्पिशियस एक्टिविटी दिखी। 500 रुपए की नोट की गड्डी बहुत कम आ रही थी। एसबीआई ने सजेस्ट किया स्टाफ को रिप्लेस करिए। अनिल मिश्रा और चंपत राय ने साफ साफ मना कर दिया। फिर क्या हुआ? मई 2026 में एसबीआई के ऑफिसर्स ने हिडन कैमरा लगा दिए काउंटिंग रूम में। 4 जून 2026 एक हफ्ते की फुटेज देखी गई। मतलब अविनाश शुक्ला डायरेक्टली कैमरे के सामने खड़े हो जाते और उसको ब्लॉक कर देते और बाकी लोग गड्डियां छुपा लेते, एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में, प्रोफेशनली। 5 जून 2026 को अविनाश के घर में रेड पड़ी। एक 20-22 हजार की जॉब करने वाला, उसके घर से निकले 20,39,000 का कैश, 58 लाख की प्रॉपर्टी और बाकी के आइटम। और वेट करिए, टिन्नू यादव जो पहले एक ऑटो चलाता था, उसके घर से निकले 50 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर्स, 70 रूम का हॉस्टल, 5-6 रेस्टोरेंट में स्टेक, फॉर्च्यूनर कार, लाखों की कीमत की ज्वेलरी। लवकुश मिश्रा जो एक मैकेनिक थे, 12,000 की सैलरी थी उनके घर से निकले 10 लाख रुपए का कैश, गाय के गोबर के ढेर से। केडी तिवारी गोल्ड सिल्वर के इंचार्ज थे, 1.5 करोड़ की जमीन खरीद ली थी इन्होंने। ये सब कुछ 3 से 4 महीने में अकुमुलेट किया, डेली छोटी छोटी गड्डियां चुराकर। लेकिन इन्हीं दिनों में आपके संजय सिंह ने एक और बम ड्रॉप किया। 11 लैंड डॉक्यूमेंट्स, राम मंदिर के लिए जो जमीन खरीदी गई थी उसमें फ्रॉड हुआ। मई 2021 में दीप नारायण जो कि मेयर के भतीजे थे, उन्होंने एक जमीन 20 लाख में खरीदी। साथ ही दीप ने सेम जमीन को 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दिया। 2.5 मंथ्स में 2.5 करोड़ एक्स्ट्रा बना लिए। कहां गया ये पैसा आखिर? रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी, इन्होंने 2 करोड़ में जमीन खरीदी, 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच दी। सिर्फ 10 मिनट में 16.5 करोड़ का मुनाफा कमाया उन्होंने। और अब सवाल ये है कि आखिर थे कौन ये? अविनाश, चंपत राय, अनिल मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा। अभी तक सिर्फ छोटे नाम पकड़े गए हैं, बड़े मछलियों के नाम अभी तक बाहर नहीं आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब झूठा है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि इन्वेस्टिगेशन अभी बाकी है। और एक बात जरूर कहूंगी, अगर ये सच था, अगर ये गलत था, दोनों केसेस में सिस्टम बदलना पड़ेगा। ट्रस्ट को आरटीआई के अंदर लाना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट ऑडिट्स होंगे, रियल टाइम डोनेशन डैशबोर्ड बनेगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, तभी ये सब सुधर सकता है। क्योंकि ये भगवान के पैसे नहीं है, ये आप सबके पैसे हैं। तो दोस्तों, ये थी राम मंदिर के डोनेशन थेफ्ट की पूरी कहानी। ये हकीकत सी है साजिश? कमेंट में आप अपनी थॉट जरूर लिखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस इन्वेस्टिगेशन के बाहर निकलने वाली हर नई अपडेट के लिए बेल बजाइए। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों के साथ जो कहते हैं घुसपैठ नहीं होती सिस्टम में, होती है लेकिन फिर एक्सपोज होना पड़ता है। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय सनातन।